गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है वो 2-3 दिन के गैप के बाद मिल रहे हैं। तो 2-3 दिन का गैप होने के कारण सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ तक की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को सबसे पहले 3 इकोनॉमिस्ट के बारे में बताया, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लुई रॉबिन्स। तीनों की डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको बताया, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन एंड स्केर्सिटी डेफिनेशन। ठीक है, ये तो हमने बात की सबसे पहले इकोनॉमिक्स की कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट। फिर मैंने आपको बताया इकोनॉमी कि इकोनॉमी क्या होती है। सेकंड चीज़ हमने इकोनॉमी की बात की कि व्हाट इज़ इकोनॉमी। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाई है, इज़ ए पर्टिकुलर एरिया रीजन नेशन वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ मैंने आपको करवाया है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ में हमने प्राइवेट इकोनॉमी या ओपन मार्केट इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, 3 तरह की इकोनॉमीज़ की हम लोगों ने बात की है। फिर हमने माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस भी किया है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस करने के बाद हम लोगों ने पीपीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये हम लोगों ने पढ़ा है और इसके सारे एस्पेक्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। डायग्राम कैसा होता है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कितने तरीके के मूवमेंट्स होते हैं पीपीसी के ऊपर, पीपीसी का शेप कैसा होता है, ये भी हमने पढ़ा और उसका क्या कारण है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कितने पॉइंट्स होते हैं पीपीसी पर और क्या वो पॉइंट्स सिग्निफाई करते हैं या क्या वो पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने उससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन किए, जैसे अर्थक्वेक वाला और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, फिर हमने 3 तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम्स की थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने कर चुके थे। कई बच्चों को पीपीसी वाले टॉपिक के अंदर डाउट था कि सर जो मैंने क्वेश्चन दिया था कैन पीपीसी बी, एक क्वेश्चन मैंने दिया था, मैं उसके बारे में बताना भूल गया कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने बोला था कि पीपीसी इज़ कॉनकेव इन शेप। कौन सी शेप में होती है? कॉनकेव शेप में होती है। ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी, किसके कारण होता है कि एमओसी जब होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ करती है, तब पीपीसी कौन से शेप में आएगी? कॉनकेव शेप में आएगी। वहीं मैंने बोला था क्या पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है? तो यस, पीपीसी कैन बी ए स्ट्रेट लाइन। कब होगा? जब एमओसी रिमेन्स कांस्टेंट। एमओसी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कैन पीपीसी कॉन्वेक्स, क्या पीपीसी कॉन्वेक्स बन सकता है? यस। कब बनेगा? व्हेन एमओसी इज़ डिक्रीजिंग। व्हेन एमओसी इज़ डिक्रीजिंग। पीपीसी कॉनकेव कब होता है? जब एमओसी बढ़ता है। पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब एमओसी कांस्टेंट रहता है। पीपीसी कॉन्वेक्शन शेप कब रहता है? जब एमओसी जो है वो क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, फिर हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में कर ली। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स में मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद द टाइम पीरियड दैट एन इकॉनमी इज सफरिंग फ्रॉम, है ना। एज वो टाइम पीरियड से रिलेटेड है कि जिस टाइम पीरियड से एक इकॉनमी सफ़र कर रही है। प्रेजेंट टाइम में हम एक पेंडेमिक जिसका नाम है कोरोना, उससे हम सफ़र कर रहे हैं, तो हम लोग वही इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जो इस पेंडेमिक से हमको बचा सकते हैं ना। तो हम पीपीई किट, मेडिकल किट्स, दवाइयाँ, सैनिटाइज़र्स, इनके बारे में हम लोग, इनका प्रोडक्शन जो हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। इट डिपेंड्स अपॉन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लास्ट वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। इट डिपेंड्स अपॉन द distribution, personal distribution, functional distribution. Personal distribution is among rich and poor and functional distribution is among factors of production according to their contribution. ठीक है, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उनकी डेफिनेशन और वो सब हमने छोटी मोटी बातें कर ली थी। फिर मैंने आप लोगों को यूनिट 1 शुरू करवाई थी।
कई बच्चों का कहना था कि सर इंट्रोडक्शन में कई चीज़ें छूट गई, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, वो सब हम स्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। कुछ भी चीज़ जो है वो छूटेगी नहीं, ठीक है। ऐसा ना सोचेंगे कोई ये चीज़ हमारी छूट रही है, ठीक है। जितना सिलेबस है लगभग उस सिलेबस के हिसाब से ही हम चलेंगे, है ना। गाइडों में लिखी सारी बातें नहीं पढ़ाई जा सकती और हमारे काम की भी नहीं है। मैंने पहले भी बताया, मैं सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाता हूँ और आप भी एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ें तो आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। आपका भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप ज़्यादा जो है वीके और या किसी अदर गाइड में ज़्यादा फंसेंगे नहीं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप कोई भी गाइड पढ़ें, है ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट आसान होते चले जाएंगे, ठीक है। अब बात रही एग्जाम्पल की। अभी मैंने बताया भाई एमओसी इंक्रीजिंग, एमओसी डिक्रीजिंग, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको एक क्लिप भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, वो आप देख लें और वो कॉपी में नोट कर लेना। और एक टेबल बना के भेजूंगा, वो टेबल आप नोट कर लें, या मैं हो सकेगा तो कोई किताब देखूंगा जैसे वीकेओरी हो गई, उस वीकेओरी में अगर मुझे मिलेगी वो टेबल तो उस वीकेओरी की फ़ोटो खींच के आपको भेज दूंगा ताकि आप उन सभी के सामने वो चीज़ें लिख लें, ठीक है। सो हम मूव करते हैं यूनिट 1 की तरफ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने सबसे पहले बताया आपको, देयर आर 2 अप्रोचेस, 2 अप्रोचेस होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट वन इज़ यूटिलिटी अप्रोच एंड सेकंड वन इज़ आईसी अप्रोच। इसी को कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं, इसी को ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। कार्डिनल मतलब होता है इन नंबर्स, दैट इज़ 1 2 3 4। ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंकिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा डिफरेंस है दोनों अप्रोचेस के बीच में, ठीक है। यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी अप्रोच में मैंने आपको 2 अप्रोचेस और बताई हैं कि 2 तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है यूटिलिटी अप्रोच से। 2 तरीके क्या हैं, एक है सिंगल कमोडिटी केस, एक है डबल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। अब हम एक बार वापस रिवाइज करते हैं सिंगल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो सिंगल कमोडिटी केस में मैंने आपको बताया सबसे पहले लिखेंगे इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और कैसे नंबर डिवाइड होते हैं उस हिसाब से मैंने आपके आंसर को भी डिवाइड कर दिया है। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, ये दोनों मिला के 1 नंबर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 3 फैक्टर्स 1 नंबर, ठीक है। 3 फैक्टर्स आपको पता है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी PX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी MUX एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दैट इज़ MUM। नाउ व्हाट इज़ MUM, मैंने उस दिन भी बताया था कि हम जितना भी रुपया स्पेंड करते हैं उससे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन, कितनी यूटिलिटी डिराइव हो रही है, दैट इज़ MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी पर रुपी मैंने 1 रुपया अगर खर्च किया है तो उस 1 रुपये से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, दैट इज़ MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। और कहीं नहीं क्लियर हो तो आप बता सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बहुत आसान सी चीज़ है। मेरे पास 10 रुपये थे, उन 10 रुपये में से मैंने 1 1 रुपये करके खर्च किए सारे रुपयों को, यानी 10 बार मैंने कोई चीज़ खाई है ना। तो 1 रुपये से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आए तो एक बार और बोल सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, 3 फैक्टर मैंने बता दिया आप लोगों को। चौथी चीज़ है कंडीशन। कंडीशन लिखने का 1 नंबर मिलता है। कंडीशन में लिखना क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, MUX = PX, जहाँ पे होगा वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेट द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। तो सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या है, MUX = PX, ठीक है। कंडीशन के बाद बनेगा आपका डायग्राम, और डायग्राम के बाद डायग्राम होगा एक्सप्लेन। ये 3 नंबर का मैटर है आपके। अगर क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन सिंगल कमोडिटी केस विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल, तो आपकी टेबल बनेगी, वो 3 नंबर में आपके आ जाएगा, ठीक है। टेबल का फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कि भाई इस लेवल पे जो है 4 = 4 है, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, वो 3 नंबर का मैटर है। तो हो गए 6 नंबर। ये मैंने आपको सारा आंसर करवा रखा है, आप एक बार लास्ट वीडियो जो हमने की है वो ज़रूर देखें।
आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद डबल कमोडिटी केस, और हम वी विल फॉलो द सेम रूट फॉलो करेंगे। क्वेश्चन आंसर टाइप फॉर्म में मैं आपको कराऊंगा डबल कमोडिटी केस भी, आपको भी आसानी से समझ आएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है डबल कमोडिटी केस, और इस टॉपिक के बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को अब तक जितने चैप्टर हुए हैं या अब तक जितने टॉपिक्स हुए हैं उनमें कुछ डाउट है या नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो भी आप बताएंगे कि हाँ आपने जितना पढ़ाया उतना मुझे समझ आया है। ठीक है, तो डबल कमोडिटी केस का भी फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर फैक्टर्स। अब इसके अंदर फैक्टर्स बदल जाते हैं, है ना, इसके अंदर फैक्टर्स बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? वहाँ सिंगल कमोडिटी थी, यहाँ पे क्या है, डबल कमोडिटी है। अब दो कमोडिटी से कभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? देखें बेटा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसे सिचुएशन में आएगा जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। कहने का मतलब क्या है कि मैं जितने रुपए खर्च कर रहा हूँ, जितने पैसे की मैंने कमोडिटी खरीदी है, उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन जो डिराइव होगी वो पर यूनिट सेम आनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि मैंने 10 रुपये अगर खर्च किए हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितने रुपए की? 10 रुपये की, बराबर होगी जब मैंने वो 10 रुपये की कमोडिटी खरीदी है, किसके बराबर होनी चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। कहने का मतलब एक समोसा खरीदा 10 रुपये का, प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना है? 10 रुपये है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? पर रुपी मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, है ना। 10 को 10 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो मुझे पर यूनिट क्या मिलना चाहिए? उतना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि उस समोसे को तोड़कर जब मैं पहली बार खाऊं तब भी मुझे उतना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, और जब मैं उसको पूरा सफा चट कर दूँ ना, लास्ट वो जो आलू बच गया उसको भी खा के मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। सिंपल सी भाषा में समझें, MUX अपॉन PX क्या है? किसी भी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन अपॉन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी बराबर होना चाहिए किसके? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कैसे आएगी? तो आप इसमें जो है वो 3 फैक्टर्स लिखेंगे। कितने फैक्टर्स लिखेंगे? 3 फैक्टर्स लिखेंगे। पहला फैक्टर ये है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये है कमोडिटी 1 के लिए, है ना, कमोडिटी X जिसे बोलते हैं उसके लिए है। कमोडिटी Y के लिए कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फेक्शन में कब होगा? जब MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी अपॉन PY प्राइस ऑफ Y कमोडिटी इज इक्वल टू MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कहने का मतलब क्या है? X वाली कमोडिटी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब MUX अपॉन PX होगा। और Y वाली से कब आएगा? जब MUY अपॉन PY होगा, है ना। सेम बात चल रही है, अभी भी कुछ अलग नहीं हुआ है कि मैं जितने रुपए खर्च करूं उतनी मेरे को क्या मिल जानी चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी उससे डिराइव हो जानी चाहिए, जो किसके बराबर होनी चाहिए? पर यूनिट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, नहीं समझ आएगा एक बार फिर करेंगे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हमें याद रखनी है। और अगर हमसे सवाल सीधा पूछ लिया जाता है कि स्टेट द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ डबल कमोडिटी केस, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ डबल कमोडिटी केस। कई किताबों में आपको ये थोड़ा सा चेंज मिलेगा, जहाँ लिखा होगा MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। बात सेम है, कोई बात अलग नहीं है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जितने रुपए खर्च कर रहे हैं
उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होनी चाहिए, तभी कंज्यूमर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, है ना। नहीं समझ आए मैसेज करें, हम लोग वापस इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन अगर आया कि फैक्टर बताओ, 3 फैक्टर बताने हैं, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फॉर वाई कमोडिटीज़, MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। नाउ वी कैन कंबाइन द इक्वेशंस, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, है ना। कई किताबों में अलग तरीके से दिया होता है, मैंने लिख दिया था वो, आप उसको देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्टर्स के बाद आता है इसका एक डायग्राम, और डायग्राम के बाद आता है इसका एक्सप्लेनेशन। तो डायग्राम इसका बहुत पेचीदा सा है, हमें कुछ ज़्यादा इसमें समझने लायक बात नहीं है, इसीलिए ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। एक क्रॉस बनाना है, और वो क्रॉस याद रखेंगे डबल कमोडिटी के केस में, कि डबल कमोडिटी के केस में क्रॉस बनता है। डबल कमोडिटी को शो कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे गुड X ले लो, यहाँ गुड Y ले लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कोई सी चीज़ यहाँ आ रही है कोई सी चीज़ वहाँ आ रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आएगा कंजप्शन ऑफ गुड Y, यहाँ से यहाँ आएगा कंजप्शन ऑफ गुड X, ठीक है। तो X यहाँ से चलेगी, रफ डायग्राम बना सकते हैं, कोई टेबल से बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये MUX, ये MUY, और इस पॉइंट पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा एट पॉइंट E। इतनी सी बात याद रखनी है बस। ये क्रॉस वाला डायग्राम याद रखना है, गुड X से MUX आएगा, गुड Y से MUY आएगा, जहाँ दोनों इक्वल वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अब इस डायग्राम को भी हम वैसे ही समझा देंगे जैसे पिछले वाले को समझाया था, है ना। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ अलग है कि हमने इसमें दोनों ही गुड को सेम डायग्राम पे ले लिया है, जैसे कि नीचे देख रहे हैं मैंने लिखा है कमोडिटी या कंजप्शन ऑफ गुड Y, फिर है कंजप्शन ऑफ गुड X, है ना। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, व्हेन वी मूव टूवर्ड्स राइट इट शोज़ कंजप्शन ऑफ गुड कमोडिटी Y, और व्हेन वी मूव टूवर्ड्स लेफ़्ट, है ना, ये लेफ़्ट ही तो है, लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये राइट की तरफ मूव हो रहा है। व्हेन वी मूव टूवर्ड्स लेफ़्ट it shows the consumption of commodity X. There are two graphs. First one is MUY and MUX. Two of them are equal at point E, that is the point of equilibrium where it satisfied the condition, that is MUX upon PX is equal to MUY upon PY. इतना लिख देंगे, आपका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो है एक इसके अंदर लॉ आता है डबल कमोडिटी केस के अंदर, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी भी इसको बोलते हैं, कई जगह पे इसको लिखा जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी लिखा जाता है ना, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल सी भाषा में हम समझ सकते हैं, हमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अभी हम डबल कमोडिटी केस करके आए हैं, और सेम का सेम डबल कमोडिटी केस है। क्या कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ द गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ द गुड्स MUX अपॉन PX इज इक्वल टू PX अपॉन PY। आ रही बात समझ में। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट marginal utility of both the goods MUX and MUY is equal to PX upon PY। अब इसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जितने रुपए खर्च किए हैं, वही इस डबल कमोडिटी केस वाली बात आ जाएगी वापस, उससे हमें उतना ही सेटिस्फेक्शन क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। यानी पहले रुपए पे जो खर्च किया उससे जो सेटिस्फेक्शन आया वो, और लास्ट रुपए पे जो मैं खर्च कर रहा हूँ उससे सेटिस्फेक्शन आया वो क्या है, बराबर है। 10 रुपये थे, 10 रुपये के 10 हिस्से कर दिए। पहला रुपया जब मैंने खर्च किया उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन डिराइव हुआ
वही सेटिस्फेक्शन मुझे लास्ट 1 रुपये को खर्च करने में मिला है। यही कहता है क्या, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नहीं समझ आए फिर से पूछेंगे। कल हम लोग वापस से डबल कमोडिटी को रिवाइज करके नेक्स्ट चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग जो हैं वो मुझसे या मुझे वो डाउट्स बता सकते हैं, हम उनको वापस डिस्कस कर लेंगे।